सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है वो चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का भाग है, जिसका नाम है OBOR। देखेंगे आखिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है और क्यों इस समय चर्चा का कारण बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कि भारत में आखिर तेल की कीमतें इस समय नई ऊंचाई पर क्यों पहुंच गई हैं, जबकि हमें पता है वैश्विक संदर्भ में अगर देखें तो कुछ माह पहले तो तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी कम हो गई थी। वहीं इस समय भी बहुत ज़्यादा तेल की कीमतों में उछाल नहीं आया। बावजूद इसके भारत में आखिर तेल की कीमतें क्यों नया रिकॉर्ड बना रही हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। चीन का मानना है कि आज से 2000 साल पहले चीन में एक शाही राजदूत थे, जिनका नाम था झांग कियान। झांग कियान ने क्या किया था, अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यापार का एक नेटवर्क स्थापित किया था। नेटवर्क का मतलब है कि उन्होंने कुछ रास्तों की खोज की थी और उन रास्तों के माध्यम से चीन का जो सामान था वह जो है कि मध्य एशिया तक पहुंचता था। अरब वाला जो क्षेत्र है, जो गल्फ कंट्री वाला क्षेत्र है, वहां तक पहुंचता था और इनका कहना है कुछ समय तक वह यूरोप से भी जुड़ा था। कुल मिलाकर कि इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया था, सड़कों का या रास्तों का ऐसा जाल था, जिसके माध्यम से चीन जो है कि पूरा जो हमारा एशिया वाला क्षेत्र है और साथ ही साथ जो हमारा अफ्रीका का उत्तरी भाग है, इससे यह जुड़ा हुआ था। अब होता क्या था कि उस समय जो है कि चीन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज का निर्यात करता था वह था रेशम, और इसी के कारण जो यह नेटवर्क स्थापित किया गया था उसको जो है कि हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। सिल्क, रेशम को हम लोग इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। तो चूंकि जो नेटवर्क स्थापित किया गया था, इससे होने वाला सबसे प्रमुख जो व्यापार था वह सिल्क का था, इसी के कारण इसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, चाइना तो ये दावा करता है कि ऐसा इतिहास में पहले हुआ था। हालांकि कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि चीन के इस दावे में बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो सिल्क रोड शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वह 1877 में किया गया था, और वह जर्मन भूगोलविद अर्थात जर्मन ज्योग्राफर वह थे फर्डिनेंड वॉन रेक्थोफन। तो ये जो आपके रेक्थोफन महोदय थे, जो कि जर्मन ज्योग्राफर थे, इन्होंने इस शब्द का पहले जो यूज किया था 1877 में यूज किया था। और यह माना जाता है कि उस समय कि उन्होंने एक ऐसे रूट की कल्पना की थी जहां से सिल्क का व्यापार होता था या हो सकता था, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिलते जिससे हम स्थापित कर दें कि 2000 साल पहले चीन का कोई ऐसा नेटवर्क स्थापित था। बावजूद इसके अब जो है कि अगर हम इस चीज को सही भी मान लें तो वर्तमान कंटेक्स्ट ये है, चीन की सत्ता पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्थापित होते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं इन्होंने जो प्राचीन इनका सिल्क रूट था उसी की तर्ज पर एक आधुनिक नेटवर्क स्थापित करने की पहल की, और इन्होंने कहा कि चीन को हम रेलवे, सड़कों, पाइपलाइनों और अन्य उपयोगी ग्रिडों के माध्यम से अर्थात रास्तों के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, एक परियोजना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब वन बेल्ट वन रोड का मतलब क्या है कि एक ऐसा रोड हमको स्थापित करना है जिससे क्या हो सके कि सभी जगह हम एक ही साथ व्यापार कर सकें। अर्थात जो बेल्ट होता है, बेल्ट का मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें से जब भी चीन का सामान आना जाना चाहे वो आसानी से आ जा सके। अब देखिए, वन बेल्ट वन रोड का मैप देख लीजिए आप। देखिए, चाइना है और चाइना से चारों तरफ लकीरें निकल रही। तो दरअसल ये जो कहते हैं कि जो सिल्क रूट था, तो इनका जो कल्पना है सिल्क रूट का कुछ ऐसा ही था, और इसी के कारण ये कहते हैं कि अब जो हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हम प्रारंभ कर रहे हैं, दरअसल अपने पुराने जो सिल्क रूट था उसी को हम स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसका हमारा जो उद्देश्य है, चीन का कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है, चीन को पूरा जो पश्चिमी एशिया है, जो आपका
पूर्वी आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, जो अफ्रीका का क्षेत्र है, और फिर साथ ही साथ भारत से अगर दक्षिण पूर्व की ओर देखें तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, पूर्वी एशिया द्वीप समूह के जो देश हैं, उनसे इनको जोड़ना है। अब एक और मैप देख लीजिए, ये भी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। फिर से देखिए, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, दो इन्होंने स्ट्रिप दिखाई है, पट्टी दिखाई है। एक तरफ देखिए रेड कलर के आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से जो है कि नीले कलर के सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो रेड कलर के जो आपको लाइनिंग है, जो पॉइंट्स हैं, यह बता रहे हैं कि इनका एक प्रकार का ऐसा जो है कि ये रोड बेल्ट बना रहे हैं जो सड़कों से और रेल मार्गों से जुड़ेगा। दूसरा जो ये नीले कलर में है, इसमें क्या कह रहे, समुद्र के रास्तों का यूज करते हुए यह जो है कि फिर वहीं पहुंच रहे हैं जहां इनको जाना है, और वह जाना है इनको जो है कि आपके पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्र में। तो पश्चिमी यूरोप में तक जो है कि चीन पहुंचने के लिए दो रास्तों का यूज कर रहा है। एक है रेड कलर का, वह जो है कि सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से, और जो यह नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है, यह समुद्री रास्ते प्लस स्थलीय भाग से होकर सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को इन्होंने नाम दिया है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। यह नेटवर्क चीन को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ेगा। चीन का उद्देश्य यह है कि जब यह मार्ग बन जाए तो इसके माध्यम से व्यापार करें, वित्तीय भागीदारी को बढ़ाएं, नीतिगत समन्वय को बढ़ाएं, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग का जो है कि ऐसा मंच स्थापित करें जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच स्थापित हो सकता हो। स्वाभाविक है, जब आप व्यापार करेंगे, वित्तीय लेन देन करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा मंच स्थापित कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी के तहत पर जो है कि इन्होंने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है। इसलिए इन्होंने क्या किया है कि कई देशों से संपर्क किया, उनसे कहा, किसी से कहा हम आपके यहाँ सड़क बनाना चाहते हैं, नेटवर्क जो है कभी रेल नेटवर्क बनाना चाहते हैं। कई देशों से कहा कि हम आपके यहाँ जो पोर्ट बनाना चाहते हैं, हम जलमार्गों को विकसित करना चाहते हैं। कई देशों से इन्होंने कहा हम पाइपलाइन का विकास करना चाहते हैं। कुल मिलाकर जो ये देश इनके मार्ग में पड़ते हैं और इन मार्गों में पड़ने वाले देशों के साथ इन्होंने बार्गेनिंग की, उन्हें ऑफर दिए। ऑफर क्या दिए कि हम आपके यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपके यहाँ जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, आपको पैसा मिलेगा, सभी चीज़ें सहूलियत इन्होंने देने की बात की। OBOR अर्थात वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए पैसे की कमी ना हो, इसके लिए वर्ष 2014 में 40 अरब डॉलर के सिल्क रोड फंड की स्थापना की गई। और OBR एक्शन प्लान के इसके दो मुख्य भाग बनाए गए। पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि मैंने रेड कलर का आपको स्थल वाला दिखाया था। दूसरा 21st सेंचुरी मेरीटाइम सिल्क रूट। अब देखिए इसका, जैसे कि मैंने बताया कि जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जो मैंने रेड कलर का आपको एक इमेज दिखाया था, रास्ता दिखाया था, जैसे उसमें मैंने आपको कहा था इसको क्या किया जाएगा, सड़कों और रेल लाइनों का विकास करके जोड़ा जाएगा। और मेरीटाइम अर्थात समुद्री वाले क्षेत्रों को क्या किया जाएगा, समुद्री मार्गों को दुरुस्त करके इसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही ये योजना सामने आई, कई देश जो है कि लालायित हो गए। लालायित इसलिए हो गए कि उनके पास पैसे की कमी है, वित्त की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप है। तो 60 से अधिक देशों द्वारा OBOR में शामिल होने की रुचि वर्ष 2070 तक दिखा दी गई। इसी प्रकार की एक रुचि एक और देश के द्वारा दिखाई गई जो अभी चर्चा में है, वह है केन्या। केन्या में जो है कि OBOR के तहत एक रेलवे ट्रैक का निर्माण केन्या के पूर्वी भाग में स्थित मोम्बासा से जो है कि उसके पश्चिम में स्थित मलाबा तक किया जा रहा था। अब देखिए, ये आपको मैं मैप दिखा देता हूँ। अब इस मैप को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक जगह ये देखिए मोम्बासा दिखाई दे जाएगा, और ये देखिए मलाबा दिखाई दे। साथ ही साथ आप पूरा यह वाला जो क्षेत्र है इसको भी थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए। कुल मिलाकर आपको यह पता चला कि ये जो आपका केन्या वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से यह एक ऐसा रेल नेटवर्क बना रहे थे, और यह रेल नेटवर्क जैसे ही विकसित हो जाता तो ना सिर्फ केन्या से जो सामान इनको बाहर की ओर पहुँचाना वो पहुँचाते, बाद में इसको आगे बढ़ाकर ये अन्य देशों को भी क्या करते, जोड़ लेते। और जैसे ही ये अन्य देशों को जोड़ लेते तो जो यह इनिशिएटिव था इनका, ये अफ्रीका में लगभग क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। इसे बनाने के लिए वर्ष 2014 में केन्या की रेलवे मिनिस्ट्री और चीन की एक कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन के बीच
लगभग 3.2 बिलियन डॉलर का एक करार हुआ, अर्थात एग्रीमेंट हुआ। वर्ष 2017 में इस पे काम भी प्रारंभ हो गया, लेकिन जैसे ही इसका काम प्रारंभ हुआ, और इस समय तो लगभग लगभग इसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे ही काम प्रारंभ हुआ इसको लेकर विरोध भी होने लगा। एक ओकिया नामक एक एक्टिविस्ट हैं तथा कुछ वहाँ के जो वकील हैं, उन्होंने जो है कि इस पर आपत्ति अपनी दर्ज की और उसको चुनौती देने के लिए वो कोर्ट में पहुंच गए। इनका मानना था कि रेलवे जो है कि चूंकि पब्लिक फंडेड एक इंस्टीट्यूशंस है और इसमें जो भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वह एग्रीमेंट पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि यह टैक्स पेयर के पैसे से बना हुआ जो है कि इंस्टीट्यूशन है। अब इसमें इन्होंने कहा कि जब यह टेंडर आपने चीन की कंपनी को दिया तो उसके लिए आपने किसी दूसरी कंपनी जो कि केन्या की किसी भी कंपनी को कोई ऑफर नहीं दिया। आपको बाकायदा क्या निकालना था, एक टेंडर निकालना था, और जब टेंडर पे चीन की कंपनी जो है कि अगर वह जीत पाती या उसको हासिल कर पाती तब आपको चीन की कंपनी को देना चाहिए था। लेकिन तो आपने तो क्या किया, बिना टेंडर निकाले ही चीन की कंपनी से करार कर लिया। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने इसमें भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया, और साथ ही साथ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये कैसे पता चलेगा। कुल मिलाकर बिना टेंडर के यह जो कार्य चल रहा था, अर्थात बिना टेंडर निकाले ही जो इनको एग्रीमेंट दे दिया गया था, इनको सौंप दिया गया था कि आप एक कार्य करिए, इनसे इनको दिक्कत थी। अब यह बात जब कोर्ट में पहुंची तो अदालत में इसको सुनवाई हुई, और अदालत ने अपने जो उनके जजमेंट आया, जो उनके सामने पक्ष रखे गए, उसमें उन्होंने पाया कि केन्या रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट देते समय कानून का ध्यान नहीं रखा और इसलिए प्रोजेक्ट गैर कानूनी है। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट क्या है, इलीगल है, इन्होंने अदालत ने ऐसा कहा। अब सरकार इस फैसले के खिलाफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जरूर है, लेकिन एक चीज समझिए, इलीगल कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक काम कुछ समय के लिए क्या हो गया, ठप हो गया, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या तो इस पर स्टे ना लगा दे या इसके खिलाफ जजमेंट ना दे। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह उत्पन्न हो गई है, आखिर इस प्रोजेक्ट के लिए जो बहुत बड़ा पैसा जो उधार लिया गया है वो भी चीन की ही बैंक से लिया गया, वो पैसा कैसे वापस किया जाएगा। दो चुनौतियां हैं, पहले तो जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें सरकार शामिल है, सरकार के किसी फैसले को अगर अदालत टाल रही है तो इसका मतलब क्या है, भविष्य में कोई भी कंपनी या कोई भी देश इस सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट क्या कर सकती है, उसको डिनाई कर सकती। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही केन्या की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे में ये जो ऋण का जो बोझ पड़ेगा, अगर प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो उसको कहां से लौटाया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन इससे भी बड़ी जो चुनौती है वह चुनौती है चीन के लिए। चीन दरअसल इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अफ्रीका होते हुए यूरोप तक पहुंचने का मार्ग तलाश रहा था, और साथ ही साथ जो पश्चिमी अफ्रीका के देश थे उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा था। उसका जो ये प्रोजेक्ट है वो खटाई में पड़ गया है। तो इस तरह से आने वाले समय में वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, इस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी देश में OBOR का विरोध हुआ है। आप श्रीलंका में देख लीजिए, श्रीलंका में तो क्या हुआ था, वहां के जो लोग हैं उन्होंने जो हम्बनटोटा बंदरगाह को जिस तरह से चीन ने विकसित किया और उसके बाद जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप बढ़ा, वहां पर तो लोग खुलेआम जो है कि चीन का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि तो जो वहां पर राजपक्षे परिवार सत्ते में आया है इस समय, वह इसी वजह से आया कि उन्होंने कहा कि हम आगे चीन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करें। तो कहीं ना कहीं चीन का जो एक पुराना जो तरीका है कि पहले पैसा फेंकिए, वहां पर प्रोजेक्ट स्थापित कीजिए, फिर क्या करिए, दखल दीजिए, जैसा कि इस समय उन्होंने इस समय नेपाल में किया हुआ है। आपको पता है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देशों में OBOR के तहत पहले ही क्या हो चुका है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी जैसे कि हम हालिया घटनाक्रम अगर देखें नेपाल के संदर्भ में, तो नेपाल में इतना बड़ा निवेश करने के बाद अब वो क्या कर रहा है, नेपाल की पूरी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित कर रहा है, और यहाँ तक कि उसने जो है कि भारत के खिलाफ भी नेपाल को खड़ा कर दिया। तो आने वाले समय में जो ये चीन की जो भूमिका है ये तभी रुक सकती है, जो इसका प्रोजेक्ट तभी रुक सकता है जब सभी देशों में जो भी पड़ोसी देश हैं जहां पे इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको इसी प्रकार से रोका जाए, या फिर वहां की जो जनता है वो इसका विरोध करे। लेकिन कुल मिलाकर यह जो प्रोजेक्ट है ये रुक गया, तो इससे भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, तो साथ ही साथ चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा OBOR है यह अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि केन्या में कंप्लीट होने जा रहा था,
लेकिन पूरे वैश्विक रूप में देखें तो अभी भी बहुत इसमें चुनौतियां हैं और ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, और अगर इसी प्रकार ये डिले होता रहा तो कहीं ना कहीं चीन में इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ क्या हो जाएगी, बातें उठने लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये था OBOR के संदर्भ में क्या क्या चर्चा में क्यों बना हुआ। दूसरी जो खबर है उसमें हम बात करेंगे तेल की कीमत इस समय ज़्यादा क्यों है। तेल के मूल्यों को लेकर पूरे देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म और जो है प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीकों से इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध करने वालों का जो तर्क है वो है, सिंपल सा तर्क ये है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय रूप में जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं और कुछ दिन पहले ही तो जो है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तेल की कीमतें वो काफ़ी कम आ गई थी, तो इस समय जबकि तेल की कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है, आखिर हमारे यहाँ तेल की कीमतें ज़्यादा क्यों। तो इसके लिए देखिए मैं डायरेक्ट किसी कंक्लूजन पे आके बताऊं उससे पहले आप पूरा तेल के गणित को समझ लीजिए। और तेल को गणित को इसलिए समझिए कि आप और हम क्या हैं, एक ग्राहक हैं, एक उपभोक्ता है। हमको क्या करना पड़ता है, आपको कीमत जो है कि देना पड़ता है। जैसे आप कोई भी बाइक या जो गाड़ी लेकर जब आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि आखिर ये तेल की कीमत क्या है। तो इसी तेल की कीमत को समझिए जो हम लोग आप लोग भुगतान करते हैं। देखिए क्या होता है, इसके कुछ चरण होते हैं। अब ये जो चरण होते हैं उसको समझिए। सबसे पहले जो कच्चा तेल है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीदा जाता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से वो खरीदा जा रहा है तो इसके लिए इसमें क्या है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है जहाँ से हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं वहाँ पे अगर तेल की कीमत कम होगी तो हमारा लिए क्या होगा, फायदा होगा। ओवरऑल देखिए हमें आना अपने तक है कि हम जो पे कर रहे हैं आखिर हम इतना भुगतान क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले सबसे स्टार्टिंग से प्रक्रिया समझिए, आखिर पेट्रोल आप तक कैसे पहुंचता है। उसको पहले क्रूड ऑयल लिया जाता है, तो क्रूड ऑयल क्या करती हैं हमारे यहाँ की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां क्रूड ऑयल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीदती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा होंगी तो हमारी कंपनियों को भी ज़्यादा भुगतान करना होगा और ये भी क्या करेंगे, दाम बढ़ा देंगे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होंगी तो हमारी कंपनियों को भुगतान कम करना होगा, और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेल क्या हो जाएगा, कम हो। तो पहला स्टेज हो गया जिसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तेल का खरीदा जाना। दूसरा स्टेज क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदने के बाद जो तेल है वो रिफाइनरी में आता है। जैसे मान लीजिए भारत में आपने देखा है रिफाइनरी का जाल है, रिफाइनरी में आता है, और रिफाइनरी में जब आता है तो पेट्रोल डीजल और अन्य जो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं उसमें बनाया जाता है। अब देखिए जो रिफाइनरी है वो जितनी इफिशिएंट होगी उतने ही कम लागत पे क्या करेगी, उस तेल को रिफाइन कर देगी। अर्थात यहाँ पर जो लागत है वह जितनी ही कम होगी हमारे लिए, आपके लिए, एक उपभोक्ता के लिए क्या है, उतना ही अच्छा। तो दो स्टेज हो गए, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाना, दूसरा उसका प्रोसेसिंग। अब देखिए जब वो बन गया है तो तेल कंपनियां क्या करती हैं, रिफाइनरी से अपनी प्रोडक्ट को पेट्रोल पंप तक बेचती हैं। पेट्रोल पंप तक जब वो पहुंचाएंगी पेट्रोल को, डीजल को, तो क्या करेंगे, अपना मुनाफा उसमें जोड़ लेंगे। मुनाफा इसलिए कि भाई उन्होंने क्या किया, मेहनत किया है, सर्विस आपको दे रहे हैं और पूरा प्रोडक्ट आपको तैयार करके बेच रहे हैं, तो वह अपना कुछ चार्ज लेते हैं। तो तीन स्टेज हो गए। अब तेल कंपनियां इनको अगर प्रति लीटर 5 रुपए 10 रुपए जो भी लगता है, जो भी इनको लगता है कि इतना हम ले सकते हैं, इन्होंने अपना कमीशन देकर पेट्रोल पंप पहुंचा दिया। अब देखिए पेट्रोल कहाँ पे आ चुका है, पेट्रोल पंप के पास आ चुका है। अब हम जब पेट्रोल पंप के पास जाएंगे तो पेट्रोल पंप वाला भी क्या करेगा, अपना कमीशन तय करेगा। जैसे कि पेट्रोल जो कि कंपनी जो पेट्रोल वाली थी जिसने पेट्रोल पंप वाले को बेचा था तो उसने भी क्या लिया था, अपना कमीशन लिया। अब ऐसे ही पेट्रोल पंप वाला भी अपना क्या करेगा, कमीशन लेगा। और कमीशन अगर वो कम लेगा तो हमको फायदा है, ज़्यादा लेगा तो क्या है, घाटा। अब फाइनली क्या हो गया, हम और आप क्या हो गए, पेट्रोल पंप पे पहुंचे। तो पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे तो हमसे कहा जाएगा कि पेट्रोल की कीमत मान लीजिए 80 रुपये लीटर। हम आप कहेंगे क्यों है 80 रुपये लीटर, हमें बताओ कैसे ये 80 रुपये हुआ। तो इन्होंने कहा कि देखो हुआ क्या है कि जो पेट्रोल है या जो डीजल है इस पर एक ड्यूटी लगती है। हम पूछेंगे कौन सी ड्यूटी लगती है, वो कहेगा इस पर दो ड्यूटी लगी है, एक है एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है वैट। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि मतलब अभी तक हमने जो चरण देखा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल का कीमत देखा, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो रिफाइनरी थी उसकी जो है कि उत्पादन लागत देखा, फिर जो तेल कंपनियां थीं उनका प्रॉफिट का हिस्सा देखा, फिर पेट्रोल पंप वाले का प्रॉफिट का हिस्सा देखा। इसके अलावा एक और जो मेन फैक्टर है वो क्या है, तेल पे लगने वाला कौन सा, एक्साइज ड्यूटी या वैट।
अब देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है। इसे वस्तु के निर्माण के समय, जैसे पेट्रोल और डीजल जो भी कुछ रिफाइनरी बन रहा था, तो इसके निर्माण के समय लगाया जाता है। निर्माण के समय लगाने का मतलब है कि जब बना तो इस पर कह दिया जाता है कि 1 लीटर पे 2 रुपये 3 रुपये जो कुछ भी सरकार तय करे, हम प्रति लीटर इस पे उत्पादन लागत को लेंगे, और यही उत्पादन लागत को क्या बोला जाता है, एक्साइज ड्यूटी बोला जाता है। और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, सरकार कहेगी पेट्रोल और डीजल का जो कंपनियां हैं उनसे कहेगी कि देखो, जैसे मान लीजिए भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत सरकार इनसे कहेगी कि अब हमें क्या करना है, आप जो भी तेल का उत्पादन करोगे 5 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये प्रति लीटर या जो कुछ भी सरकार कहे 20 रुपये 30 रुपये, हम इस पर इतना एक्साइज ड्यूटी लेंगे। तो ये कहेंगे ठीक है ले लीजिए, हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की प्रकृति क्या है कि इसको किससे लिया जाएगा, उपभोक्ताओं से। अर्थात उनका जो मान लीजिए रिफाइनरी में जो प्रोडक्ट आ गया था और जब उन्होंने उत्पादन लागत लगाई थी, अर्थात उसको उत्पादन कर लिया, तो मान लीजिए 10 रुपये लीटर जो है कि उनका उत्पादन लागत आ गया था और 10 रुपये प्रति जो है कि लीटर उनकी खरीद की कीमत थी। अर्थात 20 रुपये में क्या हो गया था, 1 लीटर रिफाइनरी में पेट्रोल या डीजल मान लीजिए तैयार हो गया था। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब उस पर सरकार ने कहा कि 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगेगा, तो इन्होंने कहा ठीक है 20 रुपये तैयार हुआ था, 10 रुपये और हमने लगा दिया। फिर अब कंपनियां कहेंगी अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम बेच रहे हैं तो हम अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, लेंगे। तो पेट्रोल पंप वाले से कहेगा कि हम 10 रुपये हम भी अपना वो ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। उसको पेट्रोल पंप वाले कहेगा लो 40 रुपये में पेट्रोल लो। अब पेट्रोल पंप वाला कहेगा ठीक है 10 रुपये मैं भी इस पर ले रहा हूँ, तो क्या करेगा कि ग्राहकों को कितने का मिलेगा, 50 रुपये का। तो देखिए इस 50 रुपये में कौन कौन भागीदार है, पेट्रोल पंप मालिक है, साथ ही साथ पेट्रोल की कंपनियां हैं, और पेट्रोल की कंपनियों को भुगतान क्या करना पड़ रहा है, एक्साइज ड्यूटी जो सरकार ने लगाई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मैंने 10-10 रुपये बढ़ाए हैं ऐसा नहीं होता है, ये सरकार जो है कि क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी जो होती है यही मेन होती है। तो कुल मिलाकर अब यह जो अप्रत्यक्ष कर है, तो ये क्या किया जाएगा, हमसे आपसे वसूला जाएगा। भुगतान तो करना है जिस कौन से कंपनियों को, कंपनियां क्या करेंगे, सरकार को भुगतान करेंगे, लेकिन वसूला क्या जाएगा, हमसे जाएगा। और इसी के कारण क्या होता है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है ज़्यादा हो जाती है। एक्साइज ड्यूटी जितना ज़्यादा होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक इसी प्रकार का एक टैक्स है वैट, इसको हम डिस्कस नहीं करें। तो कुल मिलाकर हमको पता चला कि 5 चरण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट से तेल को खरीदना, रिफाइंड करना, उसका फिर उत्पादन लागत लगाना, फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगना, फिर पेट्रोल पंप तक जाना, और पेट्रोल पंप जब पहुंचेगा तो पेट्रोल पंप वाला अपना प्रॉफिट लेगा, उसके बाद हमें बेचेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है एक्साइज ड्यूटी। जितना ज़्यादा होगा एक्साइज ड्यूटी, तेल की कीमत क्या होगी, उतना ही बढ़ती चली जाए। सामान्यतः जो हम तेल खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है उससे हम 50% ज़्यादा पे खरीदते हैं। अर्थात अगर हम 30 रुपये प्रति लीटर ले रहे हैं तेल, मान लेते हैं 30 रुपये इतना सस्ता नहीं है लेकिन ले रहे हैं, तो उसमें जो है कि 50% क्या है, एक्साइज ड्यूटी या वैट है। मतलब दोनों जो टैक्स हैं, टैक्स की हिस्सेदारी कितनी है, 50%। लेकिन इस समय देखिए आगे मैं आगे बताता हूँ। अब होता क्या है, जब टैक्स ज़्यादा होगा तो रेट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वर्ष 2010 से पहले क्या होता था, जो तेल की कीमतें होती थी वो सरकार डिसाइड करती थी कितनी रहेंगी। लेकिन उसमें क्या होता था कि सरकार के ऊपर कई बार बात आती थी कि तेल की कीमतें ज़्यादा हो गई, कम हो गई, सरकार के खिलाफ आंदोलन होते थे। साथ ही साथ जो तेल की कंपनियां थीं वो कहती थी आप जब रेट डिसाइड करते हो तो आप हमारा ख्याल नहीं रखते, हमको घाटा होता है। हुआ क्या, जून 2010 में पेट्रोल पर और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। अर्थात कहा गया कि जो अब कीमतें निर्धारित होंगी वह तेल कंपनियां खुद करेंगी, ना कि सरकार करेगी। अब देखिए पूरी बात आ गई किसके पास, जो है कि तेल कंपनियों के पास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सरकार ने कह रखा कि तेल की कीमतें तो तुम डिसाइड करोगे, लेकिन कौन सी तेल की कीमतें, जो तुम्हारा उत्पादन लागत, लेकिन टैक्स उस पर हम लगाएंगे। कौन सा टैक्स, एक्साइज टैक्स या वैट। 2014 के बाद क्या हो रहा, पेट्रोल और डीजल पर
माह के प्रारंभ में 2 बार 1 तारीख और 16 तारीख को तेल की कीमतों का क्या होता था, निर्धारण होता था। अर्थात 15 दिन के बाद तेल की कीमतों को समायोजित होता था। जब 15 दिन के बाद तेल की कीमतों का समायोजन कंपनियां खुद करने लगी, फिर एक चुनौती आई। 15 दिन बाद क्या होता था, कई बार तेल की कीमतें ₹1.5, कई बार ₹2, कई बार 3-3, 4-4 रुपये बढ़ जाती थी। तो इससे भी एक चुनौती उत्पन्न हुई कि भाई हो सकता है कि 15 दिन में आपने इतना बढ़ा दिया, लेकिन इसमें तेल की कीमतें कुछ कम भी, तो कुछ दिन ऐसे रहे होंगे इन 15 दिनों में जब तेल की कीमतें काफ़ी कम हुई होंगी। उसका तो फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा, आप ग्राहकों को क्या करो, उसका भी फायदा दो। तब फिर वर्ष 2017 में यह हुआ कि अब क्या किया जाएगा, तेल की कीमतों का निर्धारण प्रतिदिन किया जाएगा और प्रतिदिन सुबह 6 बजे तेल की कीमतों का क्या होता है, निर्धारण होता है। 1 मई 2017 से 5 शहरों उदयपुर, जमशेदपुर, पुडुचेरी, वाइजेग में जो है कि क्या हुआ, इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ और जून 2017 से पूरे देश में लागू हो गया। इसका मतलब है अब तेल की कीमतें प्रत्येक दिन डिसाइड होंगी सुबह 6 बजे। इससे क्या होगा, प्रत्येक दिन अगर किसी दिन तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मार्केट में ऊपर जाती हैं तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर कम आती हैं तो उसी दिन क्या हो जाएगा, तेल की कीमतों में गिरावट कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्साइज ड्यूटी में कोई भी परिवर्तन कंपनियां नहीं कर सकती, वो सरकार का है। सरकार जब चाहे एक्साइज ड्यूटी को कम और ज़्यादा कर सकती है, और वही मैं बताऊंगा आगे चल के, एक्साइज ड्यूटी ही मेन है। अब हुआ क्या होगा, देखिए इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, एक प्रक्रिया चल रही थी। अब आते हैं लॉकडाउन वाले फेज में। लॉकडाउन में के दौरान क्या हुआ, इसी से अभी अब भारत के संदर्भ से थोड़ा वैश्विक रूप में समझिए कि मार्च के माह में अगर वैश्विक रूप में तेल की कीमतों को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा था। कारण ये था कि कोरोना वायरस को लेकर कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, तो जो गल्फ कंट्री हैं वहाँ पे उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो रहा था। तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था। इससे क्या हुआ कि तेल की कीमतों को इस उतार चढ़ाव के अनुसार समायोजित करने में यहाँ की कंपनियों को दिक्कत हुई। इसी के कारण 15 मार्च को कुछ समय के लिए भारतीय तेल कंपनियों ने अपनी जो रोजाना की समीक्षा थी उसको रोक दिया। अब समीक्षा को रोक दिया तो उस समय देखिए तेल की कीमतें क्या थी मार्च के माह में पेट्रोल लगभग जो है कि 69 रुपये था और जो डीजल की कीमत थी वो 62 रुपये के नियर अबाउट थी। लेकिन अब क्या हो गया है, तेल की अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो 80 रुपये के नियर अबाउट है, डीजल भी लगभग इतना ही, हालांकि थोड़ा सा अगर पैसों में देखें तो डीजल थोड़ा सा महंगा। और लगातार 21 दिनों से क्या हो रही, तेल की वृद्धि हो रही। हुआ क्या कि लगभग जो है कि सरकार ने मार्च के माह में 3 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था। ध्यान दीजिएगा, 3 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। पहले से जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसमें 3 रुपये की और वृद्धि कर दी, और जब और वृद्धि कर दी तो इससे क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमतों में कमी आने से यहाँ की कंपनियों, भारतीय कंपनियों को जो लाभ मिल सकता था अगर उसी रेट पे वो बेचते तो नहीं मिल पाए। कारण क्या है कि अब जब टैक्स बढ़ गया तो टैक्स के हिसाब से वो जो तेल की कीमतों में कमी करती वो कमी नहीं कर पाई, और उन्होंने टैक्स के हिसाब से क्या किया, फिर उसके बाद 6 मई को सरकार ने पुनः एक बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। इस समय जो एडिशनल ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर कुल टैक्स कितना बढ़ाया गया, डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया। अब जब यह इतना बढ़ाया गया और पहले से क्या था, कुछ उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी थी, इसके कारण तेल की कीमतें क्या हो गई, बढ़ने लगी। और इस समय लगभग 33 रुपये जो है कि पेट्रोल पर और डीजल पर लगभग 32 रुपये एक्साइज ड्यूटी ली जा रही। अर्थात जो कीमत है इस समय, इस कीमत में से अगर हम एक्साइज ड्यूटी निकाल दें, वैट की कीमत को निकाल दें, तो लगभग जो है कि क्या है 35 से 40 रुपए की कमी आ सकती है तेल की कीमतों में। अब इसी के चूंकि यह 32 से लेकर 35 रुपए तक का ये जो टैक्स लग रहा है, इसके वजह से इस समय अंतर्राष्ट्रीय रूप में तेल का जो बाजार है वह तो मार्केट है वह तो धीमा पड़ा हुआ है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है, ज़्यादा है। हुआ क्या है कि इस समय जब यह तेल की कीमतें इतनी बढ़ाई गई तो भारत जो है कि उन देशों में शामिल हो गया जो जहां पर सबसे ज़्यादा जो है कि टैक्स लिया जाता है तेल पर। अब देखिए इतनी चीज़ों के बाद आपको एक चीज़ और बताएं, अब जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है जो तेल की कीमतें हैं उनका हम भुगतान कैसे करें, उनका भुगतान करते हैं हम डॉलर में करते हैं। एक मान लीजिए हम कहें कि हमें 100 लीटर अगर तेल खरीदना है बाहर से, तो उसको हम रुपए में तो नहीं
नहीं देंगे, उसको डॉलर में देंगे। तो उसी के साथ साथ एक और फैक्टर है जो इस समय तेल की कीमतों को बढ़ा रहा है, वो है रुपए का कमजोर होना। अब प्रश्न आएगा रुपए का कमजोर होना कैसे, अभी बताऊंगा। बस इस समय समझिए कि रुपए की जो कीमत है $1 के सापेक्ष वह लगभग 76 टू 77 रुपीज के नियर अबाउट है। अब एक देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। कच्चा तेल मान लीजिए 1 ही लीटर आज भी खरीद रहे हैं, 1 महीने बाद भी खरीदेंगे, उस चीज को समझिए। तो 1 लीटर एक बार हमने तेल खरीदा, उसकी कीमत उस समय 1 लीटर की $1 थी। उस समय $1 था, हमारे यहाँ $1 की कीमत जो थी वह 50 रुपए के बराबर थी। फिर हमने कुछ दिन बाद 1 लीटर खरीदा, उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $1 की जो कीमत थी वह $1 जो था, 1 लीटर की कीमत $1 ही थी। अर्थात दोनों बार 1 लीटर की कीमत $1 है। लेकिन अब जो डॉलर के सापेक्ष रुपया है वो कमजोर हो गया है। अब $1 की कीमत 60 रुपए के बराबर हो गया। अर्थात अगर आपको मार्केट से $1 लेकर किसी बाहरी व्यक्ति को डॉलर देना है और उससे तेल प्राप्त करना है, तो पहले $1 के लिए आपको व्यक्ति को सिर्फ 50 रुपए देना पड़ता था। अब $1 प्राप्त करने के लिए आपको 60 रुपए देना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से रुपया और कमजोर हो जाए तो अब $1 के लिए हो सकता है आपको 70 रुपए देना पड़े, और वर्तमान समय में तो 77 रुपए $1 के देना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि देखिए हुआ क्या कि जो हमारे रुपए का जो कमजोर होता जा रहा है, इसके वजह से हमें 1 लीटर के लिए समय समय पर अलग अलग भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए अगर हमारा रुपया कमजोर होता है तो भी क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप में भले ही तेल की कीमतें उतनी ही रहें, लेकिन हमारे घरेलू मार्केट में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब समझिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, पहले वो क्या कर रही थी, 1 लीटर तेल ले रही थी और उसके लिए उसको $1 का भुगतान करना था, और वह अपने यहाँ से 50 रुपए लेकर जाते थे, आरबीआई से कहते थे $1 दे दो, और वह डॉलर देकर क्या करते थे, तेल ले लेते थे। अब क्या है, 50 रुपए की जगह 60 रुपए देना पड़ेगा, 70 रुपए देना पड़ेगा, और इसके वजह से क्या होता है, तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही। तो इस समय जो हमारा रुपया जो कमजोर हुआ है, ये भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन इन सब के बीच जब इतना विरोध हो रहा, सरकार इतना टैक्स वसूल क्यों रही? कारण यह है कि इस समय कोविड-19 के दौरान सरकारी खर्चे क्या हो गए, बढ़ गए, लेकिन सरकार के पास कोई राजस्व नहीं आ रहा। जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत थे वह सब क्या हो चुके हैं, समाप्त लगभग हो चुके हैं। बहुत कुछ उत्पादन नहीं हो पा रहा, इसलिए सरकार तेल पर एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसी दौर में क्या हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो औद्योगिक सेक्टर है, जो आम जन है, उनको क्या हो रही दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में सबसे बड़ा जो रोल आया वो किसका है, एक्साइज ड्यूटी वैट का। सरकारें क्या करती हैं, टैक्स लगाती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, लगभग 32 से 35 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अगर सभी प्रकार के टैक्स को घटा दिया जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वह 40 से 42 रुपए के नियर अबाउट आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सरकार को फिर राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ों में संतुलन बनाने का प्रयास हर सरकार करती है, और इसी प्रयास को अच्छे तरीके से करने के लिए विपक्ष क्या करता है, उस पर दबाव डालता है। आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों का भारत के तेल कीमतों से क्या संबंध है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।